Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 2 है ये। इसके अलावा अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीक के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, हॉर्नबिल फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी नागालैंड। नागालैंड में हर वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें जो नागा लोग हैं उनका जो रिच कल्चरल हेरिटेज है और उनके जो ट्रेडिशंस है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे दर्शाए जाते हैं एट दी नागा हेरिटेज विलेज किसामा, जो कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, हाल ही में इसरो द्वारा शुरू किए गए सभी मौसम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। इसरो ने ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जिनके नाम है रिसत 2B, रिसत 2BR1 और EOS-01। तो रिसत 2B और रिसत 2BR वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए थे और EOS-01 हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये तीनों एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है और ये अनअफेक्टेड है, यानी कि ये जो सैटेलाइट है ये यूज करती है रेडियल इमेजिंग चीजों को, और ये अनअफेक्टेड है चाहे क्लाउडी मौसम हो, चाहे फॉग हो या फिर लैक ऑफ सनलाइट हो। तो इससे हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस ऑल द टाइम, यानी कि ऑल वेदर में प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो तीनों सैटेलाइट्स है ये एक 3 स्पेसक्राफ्ट कॉन्स्टेलेशन है और ये तीनों मिलकर पूरे साल हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूज किया जाएगा टू मॉनिटर अर्बन लैंडस्केप, फॉरेन लैंड एंड इमेजिंग एग्रीकल्चरल लैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किस कमांड ने तीनों सेवाओं यानी कि सेना, नौसेना, वायुसेना से मिलकर बुल स्ट्राइक नाम की एक संयुक्त सेवा अभ्यास चलाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई अंडमान एंड निकोबार कमांड। हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसमें हमारी तीनों स्पेशल फोर्सेस जो कि है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हुए थे और ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी 3 से 5 नवंबर तक। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम था बुल स्ट्राइक और ये तीनों मिलकर अपनी जो ज्वाइंट कंपैटिबिलिटी है वो टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है सिंस द मंथ ऑफ मे, और ये किया गया था विद द कंपोनेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, हाल ही में इनमें से किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया है हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उत्तराखंड में। तो इससे जो हॉट एयर बैलून है उसका लाभ उठा सकते हैं वहाँ के जो भी टूरिस्ट, और इससे वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ये किया गया है उत्तराखंड के 20th फाउंडेशन डे पे, जो कि सेलिब्रेट किया गया था 9 नवंबर 2020 को। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, भारत का पहला सौर आधारित एकात्रित बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना इनमें से किस राज्य में शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश। हमारे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया है एक इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, और ये एक सोलर बेस्ड लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी कि नया है ये भारत में, और उसकी कुल लागत आई है 28.5 करोड़ रुपए। और शुरुआती दौर में ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसे लॉन्च करने के बाद उनका ऐसा अनुमान है कि 17,480 लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के 39 विलेजेस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी मनसुख एल मांडविया।
तो मनसुख एल मांडविया अब होंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसकी जानकारी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2020 को, जब वो रोपैक्स टर्मिनल में थे, जो कि है हाजिरा में, जहां पे वो फ्लैग ऑफ कर रहे थे रोपैक्स फेरी सर्विस बिटवीन हाजिरा एंड गोगा, जो कि है गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, फास्ट टैग्स हैज बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम विच डे फॉर ऑल 4 व्हीकल और 4 व्हीलर्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से जो फास्ट टैग्स हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं सभी 4 व्हीलर्स के लिए। और ये हमारी जो मिनिस्ट्री है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके मैंडेटरी इसे किया है। और ये अप्लाई होंगे टू ऑल M and N कैटेगरी के व्हीकल्स, और उन सभी व्हीकल्स पे ये अप्लाई होंगे जो 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए थे। तो चलिए ब्रीफली बता देती हूँ फास्ट टैग्स क्या है। तो फास्ट टैग्स एक सर्विस है, यानी सॉरी, जब आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो आपको कैश नहीं पे करना पड़े, तो फास्ट टैग्स के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका लिंक्ड बैंक अकाउंट है उससे वो मनी डिडक्ट हो जाएगी, तो उसे फास्ट टैग्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, कोविड रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज 3.0 अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की है ऑफ द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके तहत रियल एस्टेट, इनकी डोमेस्टिक रियल एस्टेट सेक्टर में वो डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए जो फर्स्ट टाइम बायर्स है उन्हें सरकार ने घोषणा की है कि वो इनकम टैक्स में उन्हें छूट देंगे। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उस सेक्टर में, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नए नए जॉब्स क्रिएट किए जा सके। और इसके अलावा जो भी कंपनीज EPFO के अंडर रजिस्टर्ड है, अगर वो उन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करती है जिनकी जॉब चली गई है, या फिर न्यू एम्प्लॉयज़ या पुराने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करती है, तो 2 साल का जो 24% कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 12% एम्प्लॉयज़ जो करते हैं और 12% जो एम्प्लॉयर्स करते हैं, उसका पूरा खर्चा उठाएगी केंद्रीय सरकार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, आई एम नो मसीहा इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। तो इसमें उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जब वो प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे थे ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, उस बारे में उन्होंने लिखा है, और इस बुक को को-राइट किया है मीना अय्यर ने, और ऐसा मानना है कि ये बुक मिड दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, नई पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे इनमें से किसने लिखी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, अनुपम खेर। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने लिखी है नई किताब जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, और इसमें उन्होंने अपने कोविड-19 जब कंट्री वाइड लॉकडाउन था उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए हैं। इसके अलावा 2 और बुक उन्होंने पहले लिखी है जिसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, जो पिछले वर्ष आई थी, और इसके अलावा वर्ष 2011 में उन्होंने और एक किताब लिखी थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन इनमें से किस राज्य में किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, और इससे जो टेहरी और प्रतापनगर का टाइम है वो 5 घंटे से घट करके 1.5 घंटे में कवर किया जाएगा। और ये भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के 20th फाउंडेशन डे पे, यानी कि 9 नवंबर 2020 को। ये 725 मीटर लंबी ब्रिज है, और इसे 14 वर्ष लगे हैं कंप्लीट होने में, और इसकी कुल लागत आई है 2.95 करोड़ रुपीस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, इनमें से किस राज्य के तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, आसाम। आसाम की तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग मिला है, और इसके अलावा जो तेजपुर लीची है उसे प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट इन अदर प्लेसेस, और इस न्यूज़ को कंफर्म किया है
DNA यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक एपेक्स बॉडी है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां सवाल, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए गोरखपुर। यूपी का गोरखपुर शहर मेजबानी करेगा ऑफ द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, जो कि हेल्ड होगा इन फरवरी 2021। और इसके साथ साथ ये कई सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा एट द रामगढ़ताल लेक फॉर बर्ड वॉचिंग। लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए। तो जो गोरखपुर शहर है वो काफी जल्दी डेवलप कर रहा है इन दिस स्फीयर ऑफ इको टूरिज्म, और 2021 में जब ये फेस्टिवल होल्ड किया जाएगा तो उनका ऐसा अनुमान है कि इससे वहाँ की जो इको टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां सवाल, DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 नवंबर को अनवील किया है एक मॉडल ऑफ द एंटी सैटेलाइट मिसाइल एट द DRDO भवन प्रीमाइसेस। और इसके अलावा मिशन शक्ति, जो भारत का पहला एवर ए साइट मिसाइल सक्सेसफुल परीक्षण था, वो किया गया था 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इन उड़ीसा में। और इसके साथ साथ इन्होंने एक फास्ट मूविंग इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट को इन लो अर्थ ऑर्बिट में काफी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से न्यूट्रलाइज किया है। तो ये जो सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है मिशन शक्ति का, ये भारत को चौथा देश बनाता है इन दुनिया में जिन्होंने अपने आउटर स्पेस में जो असेट्स है उसे सही ढंग से डिफेंड किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेचा समाधान नाम का एक बाइलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके तहत उनके किसानों को जो इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे एड्रेस किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है सेचा समाधान, जो कि एक बाइलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि 2 भाषाओं में उपलब्ध है। और इससे जो भी वहाँ के किसान हैं उनकी इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा ऑनलाइन ही, और इसके लिए उन्हें कोई भी सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे, और उसके बाद जो उनका कंप्लेन का जो स्टेटस है वो उन्हें SMS के माध्यम से भेजा जाएगा। और इसमें एक अलग सेपरेट टीम बनाई है जो देखेंगे कि उनके कंप्लेन्स को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, टाइमली एड्रेस किया जा रहा है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां सवाल, उस 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए जो भारतीय नौसेना द्वारा दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक से लॉन्च की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई वागीर। हाल ही में हमारी भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन जिसका नाम है वागीर, और ये किया गया है मुंबई के माझगांव डॉक से। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सॉरी ये जो पनडुब्बी है ये कई सारे मिशन ले सकती है, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, माइन लेइंग कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकती है और एरिया सर्वेलेंस भी कर सकती है। तो भारत में कुल 6 कलवारी क्लास की जो सबमरीन्स है वो बनाई जाएंगी, और ये उसका 5वां हिस्सा है। और ये डिज़ाइन की गई है बाई फ्रेंच नेवी और एक एनर्जी कंपनी जिसका नाम है DCNS। तो भारत में टोटल 6 सबमरीन्स बनाए जाएंगे अंडर दी प्रोजेक्ट 75, और ये उसी का ही 5वां हिस्सा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां सवाल, बॉस्कीनियाना इनमें से किस व्यक्ति पर एक नई पुस्तक है जिसे राधाकृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी संपूर्ण सिंह कालरा। ऑस्कर अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट संपूर्ण सिंह कालरा, जिसे हम काफी फेमसली गुलजार के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर ये नई किताब लिखी गई है जिसका नाम है बॉस्कियाना, और इसे लॉन्च किया जाएगा बाय रायकमल प्रकाशन समूह। और उन्होंने इसके साथ साथ एक लिमिटेड गिफ्ट पैक एडिशन भी दिया है जिसमें गुलजार साहब का पेन है, एक नोट पैड है, इसके अलावा एक बुकमार्क है और एक काफ़ी सुंदर कैनवस बैग है जिसमें उनकी लाइफ और टाइम्स के बारे में कहा गया है। तो इस किताब में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, यानी कि गुलजार साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे कि वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, और वो कैसे विजन करते हैं, कैसे देखना चाहते हैं इस दुनिया को। उनके साथ एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन
लिखी गई है जिससे लोगों को ये पता चलता है कि गुलजार साहब कैसे है एज एन इंडिविजुअल। चलिए बढ़ते हैं अगले इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। 18वां सवाल, जो बिडेन अब यूएसए के 46 राष्ट्रपति होंगे वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक जो बिडेन अब यूनाइटेड स्टेट्स के 46 राष्ट्रपति होंगे और इसके लिए उन्होंने हराया है डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके साथ साथ कमला हैरिस होंगी उनकी वाइस प्रेसिडेंट। ये पहली महिला है। इसके अलावा शी इज द फर्स्ट वुमेन विच इज ब्लैक इन कलर एंड ऑफ इंडियन अमेरिकन ओरिजिन जिन्हें चुना गया है इस पद के लिए। टोटल 270 इलेक्ट्रॉल वोट्स चाहिए थे उन्हें जीतने के लिए और बिडेन ने ये जीत हासिल की है विद 273 इलेक्ट्रॉल वोट्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है जिसका शीर्षक मेले मुझे को गांधी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए नेपाल। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने रिलीज किया है एक स्पेशल पिक्टोरल एंथोलॉजी महात्मा गांधी के ऊपर उनके 151st बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो एंथोलॉजी है ये नेपाली भाषा में लिखी गई है और इसका नाम है मेलो मुझे को गांधी, यानी जिसका मतलब है द गांधी एज आई अंडरस्टूड। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। उस इंडियन डिप्लोमेट का नाम बताइए जिसे हाल ही में इलेक्ट किया गया है टू द यूएन बॉडी एडवाइजरी कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए विदिशा मैत्रा। भारत की विदिशा मैत्रा को चुना गया है टू द यूनाइटेड नेशंस बॉडी एडवाइजरी कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, और इस पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन जिनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने अपना आभार जताया है इन सिलेक्शन ऑफ इंडियाज कैंडिडेट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में अपने इस्लामिक लॉज को रिलैक्स किया है जिसमें कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स को अलाउ किया गया है, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस को लूज किया गया है और सोशल और सो कॉल्ड ऑनर किलिंग्स को क्रिमिनलाइज किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज सी यूएई। हाल ही में यूएई ने अपने इस्लामिक लॉज को थोड़ा सा लूज किया है जिसमें उन्होंने अनमैरिड कपल्स को अलाउ किया है एक साथ रहने के लिए, और अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस पे भी उन्होंने ढिलाई दी है जिसमें पहले जो मुस्लिम्स हैं उन्हें लाइसेंस परचेज करना पड़ता था अगर उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करना है या फिर घर में कंज्यूम करना है, लेकिन इस नए लॉज के हिसाब से उन्हें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पहले जो ऑनर किलिंग्स होती थी वो क्रिमिनलाइज नहीं की गई थी और वहाँ पे जो भी मेल ये काम करते थे वो ईजिली जो प्रोसिक्यूशन है उससे निकल सकते थे, लेकिन अब उसे क्रिमिनलाइज किया गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां सवाल, ऑन सान सू की को इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई म्यांमार। म्यांमार की जो रूलिंग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है उन्होंने मैक्सिमम वोट्स हासिल किए हैं और अब वो नई सरकार बनाएंगे, तो 322 सीट्स उन्हें लानी थी और वो जीते हैं विद 346 सीट्स, और उनकी जो अध्यक्ष जिनका नाम है ऑंग सान सू की, अब उन्हें म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। एशियन का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी वियतनाम। वियतनाम इज द करंट चेयर ऑफ द एशियन में कुल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये जो मीटिंग थी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था ये 12 नवंबर को कंडक्ट की गई थी वर्चुअल फॉर्मेट में, और इसमें उन्हें इनवाइट किया गया था वियतनाम के प्रधानमंत्री जिनका नाम है HE गुएन शुआन फू, और इसमें उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत का जो रिस्पॉन्स है कोविड-19 के लिए और इसके साथ साथ अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करने में, और कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड में उन्होंने $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां सवाल, उस तूफान का नाम बताइए जो हाल ही में ग्वाटेमाला में आया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज ए एटा। एटा नाम का एक कैटेगरी 4 हरिकेन ने हिट किया है ग्वाटेमाला को एट अ स्पीड ऑफ 225 किलोमीटर पर आवर विद टोरेंशियल रेन्स, और इसमें लगभग 150 लोगों की मौत हुई है या फिर
अनअकाउंटेड रहे हैं वो, क्योंकि वहां पर काफी भयंकर मर्डस्लाइड्स हो गई थी इतनी बारिश के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां सवाल, इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई चाइना। चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये किया गया है फ्रॉम ताइयुन, जो कि है इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ शांगशी। तो एक लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट लिफ्ट ऑफ किया गया था 6 नवंबर 2020 को एक सैटेलाइट के साथ जिसका वजन है 70 kg। और उनका ऐसा अनुमान है कि ये जो 6G सैटेलाइट है ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सकेगा फ्रॉम 5G, और इसे यूज़ किया जाएगा टू बिल्ड स्मार्ट सिटीज़, डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन में काफ़ी काम आएगा, और इसके साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की जो 20th समिट है इनमें से उससे किसने चेयर किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी व्लादिमीर पुतिन। जो 20th समिट है ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट जो कि 10 नवंबर को वर्चुअल फॉर्मेट से हुई थी, उसकी जो अध्यक्षता थी वो थी टू दी प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, जिनका नाम है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। और 2017 में भारत फुल टाइम मेंबर बना था ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, और ये उनकी तीसरी मीटिंग है। चलिए बढ़ते 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, इनमें से किसने फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी निर्मला सीतारमन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड की है फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग, और इसमें जो G20 की सऊदी प्रेसिडेंसी की मीटिंग हुई थी वो एजेंडा डिस्कस किए गए थे, जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाने को एनकरेज किया गया था, ताकि और उसके साथ साथ एक न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक्सपेंशन और उनके मेंबरशिप की बात की गई थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां सवाल, इनमें से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डी सूडान। सूडान का नाम लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म से रिमूव किया गया है, और इसकी जानकारी दी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो 23 अक्टूबर 2020 को सूडान ने ये अग्री किया है कि वो 335 मिलियन यूएस डॉलर का कॉम्पनसेशन देंगे टू द फैमिली ऑफ विक्टिम्स जिनकी हत्या की गई थी इन द ईयर 1998 यूएस एम्बेसी की बॉम्बिंग्स में। और इसके अलावा सूडान तीसरा देश है जिसने इजराइल के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसे नॉर्मलाइज किया है। इससे पहले यूएई और बहरीन ने अपने जो रिलेशनशिप है इजराइल के साथ वो नॉर्मलाइज किए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की ओर। 29वां सवाल, सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश सीमा को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर के कितना कर दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी यूएस डॉलर 600 मिलियन। तो सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश सीमा को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ा करके 600 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया है। और इसके अलावा उनका जो ओवरऑल लिमिट है वो चेंज नहीं हुआ है। इनका जो ओवरऑल लिमिट है वो है 7 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट 7 बिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन जो इंडिविजुअल हेड है उसे बढ़ा करके 300 मिलियन से 600 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया गया है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो निवेश कर सकते हैं इन ओवरसीज ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, और उसका जो मैक्सिमम वो कर सकेंगे 200 मिलियन यूएस डॉलर पर म्यूचुअल फंड, और इससे पहले की जो लिमिट थी वो थी 50 मिलियन यूएस डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां सवाल, कितनी हिस्सेदारी के लिए सऊदी अरब के सॉवरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1.3 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 9,555 करोड़ रुपीस निवेश किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज जी 2.04%। 2.04% के लिए सऊदी अरेबिया के जो सॉवरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उन्होंने आरआरवीएल यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 9,555 करोड़ यानी कि 1.3 बिलियन यूएस डॉलर निवेश किए हैं। और इसके साथ साथ ये उनका लेटेस्ट हाई प्रोफाइल ग्लोबल फंड है जिसमें इंडिया का जो लार्जेस्ट रिटेलर है आरआरवीएल ग्रुप, उसमें उन्होंने स्टेक परचेज किया है। और इसके साथ साथ अब उनके कुल मिलाकर के जो क्यूमुलेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गए हैं उनकी होल्डिंग कंपनी में वो हो गए हैं
टू 47,265 करोड़ रुपीज और कलेक्टिवली उन्होंने 10.5% स्टेक खरीदा है इस रिटेलर में, यानी कि RIL में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां सवाल, किस देश के साथ भारत ने कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहित 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, मालदीव्स। हाल ही में भारत और मालदीव्स ने अग्रीमेंट साइन किए हैं 9 नवंबर 2020 को, और इसमें भारत ने मालदीव्स को 100 मिलियन US$ का ग्रांट दिया है उनके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट और साइन किए गए हैं, और मालदीव्स का जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें टोटल उसकी जो कुल लागत आएगी वो आएगी लगभग 500 मिलियन US$, जिसमें 100 मिलियन US$ का ग्रांट दिया गया है भारत द्वारा, और 400 मिलियन US$ का उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है। इसके अलावा वो एक सॉइल एंड प्लांट टेस्टिंग लैबोरेटरी बिठाएंगे, ड्रग डिटॉक्स फैसिलिटी बिठाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां सवाल, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए इनमें से किस बैंक ने 545 यूरो यानी कि 4,765 करोड़ रुपीस का फंड दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, KfW बैंक। तो जर्मन स्टेट ओन डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम है KfW, हाल ही में उन्होंने 2 लोन्स दिए हैं जिनकी कुल लागत है 545 मिलियन यूरो यानी कि 4,767 करोड़ रुपीज फॉर द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। इस प्रोजेक्ट के तहत जो लाइन 4 की मेट्रो लाइन है जो कनेक्ट करेगी फ्रॉम वडाला इन सेंट्रल मुंबई टू कसर वादावाली इन थाने, वो बिठाई जाएंगी, और मेट्रो लाइन जो 4A है जो एक्सटेंड करेंगे कसार वादावाली को टू गैमुख इन थाने, वो सेटअप की जाएंगी। तो कुल मिला के उनका प्लान है कि वो 337 किलोमीटर की लंबी मेट्रो रेल नेटवर्क बिठाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड। तो इससे जो भी यूजर्स है उन्हें अपने जो कार्ड है उसे POS टर्मिनल्स में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टैप एंड गो फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, और इससे वो कई जगह पेमेंट कर सकते हैं जैसे कि टोल प्लाजाज हो, मेट्रो ट्रांजिट्स हो, पार्किंग लॉट्स हो, रिटेल आउटलेट्स हो, और स्मार्ट सिटीज में भी इसका पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो कार्ड का वॉलेट है ये सपोर्ट करता है स्मॉल टिकट साइज ऑफलाइन पेमेंट्स, जिसमें पहले से आप वैल्यू जो स्टोर करेंगे उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, किस वित्तीय सेवा मंच ने छोटे व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, पेटीएम। हाल ही में फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ने पे आउट लिंक लॉन्च किया है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, और इससे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो इंसेंटिव्स और रिफंड्स प्रोसेस कर सकते हैं अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट्स में या फिर उनके वॉलेट अकाउंट्स में। तो इससे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में है जैसे कि गेमिंग, रिटेल, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ई-कॉमर्स, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, बल्क में वो अपने सभी कस्टमर्स को ये लिंक भेज सकते हैं और इसके माध्यम से वो इंसेंटिव्स और रिफंड्स इमीडिएटली प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, रेटिंग एजेंसीज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की जो GDP है वो कितने प्रतिशत तक प्रोजेक्ट किया है फॉर कैलेंडर ईयर 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज सी, 8.9%। रेटिंग एजेंसीज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने पहले भारत की जो GDP है उसे आंका था एट 9.6%, और अब उन्होंने ये जो प्रोजेक्शन है इसे रिवाइज करके किया है एट -8.9%। इसके अलावा वर्ष 2021 में उनका अनुमान था कि भारत की जो GDP है वो रहेगी एट 8.6%, जो अब उन्होंने रिवाइज करके किया है एट 8.1%। चलिए बढ़ते 36वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 SMEs के लिए लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किया है, और इस सोल्यूशन के माध्यम से जो भी मर्चेंट्स है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है वो इंस्टेंटली अपना एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पेमेंट्स चाहे वो इन स्टोर हो
ऑनलाइन हो या फिर ऑन दी गो हो, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट हब 3.0 है, ये एक ऐप बेस्ड, वेब बेस्ड और एक कई सारे रेंज ऑफ पीओएस डिवाइसेस में अवेलेबल होगा, जिसमें बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जैसे डिजिटाइजिंग खाता, कलेक्शन रिमाइंडर्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर, और इसके साथ साथ जो भी मर्चेंट्स को वो लेंड करेंगे उनकी बैंकिंग हिस्ट्री भी अवेलेबल होगी कि उसके हिसाब से वो उन्हें लेंड कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की ओर। 37वां सवाल, जो बिडेन द्वारा घोषित 12 सदस्यीय कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख किसने नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी विवेक मूर्ति। फॉर्मर जनरल सर्जन विवेक मूर्ति को चुना गया है एज द हेड ऑफ द 12 मेंबर कोविड-19 टास्क फोर्स, जो कि जो बिडेन ने अनाउंस किया है। तो ये जो टास्क फोर्स है ये कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगा, और ये 12 मेंबर्स में इनके अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति, और उसके अलावा एफडी यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा इन्होंने पहले सर्व किया है अंडर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ एडवाइजर्स के रूप में। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी ए.के. सिंह। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ऑफ पाइपलाइंस अक्षय कुमार सिंह को चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, और ये रिप्लेस करेंगे प्रभात सिंह को। तो प्रभात सिंह का जो 5 ईयर का टर्म है वो खत्म हो गया है, और उनको रिप्लेस किया है अक्षय कुमार सिंह ने। पेट्रोनेट आप एलएनजी लिमिटेड जानते ही हैं, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन आईओसी, GAIL ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC एंड BPCL। चलिए बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा स्थापित कैपिटल गुड्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 21 सदस्यीय अंतर मंत्री स्तरीय समिति के प्रमुख कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अरुण गोयल। हाल ही में हमारी भारतीय सरकार ने एक 21 मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद करेगी, और इसके अध्यक्ष है अरुण गोयल, जो कि है हमारे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो ये जो कमेटी है ये मदद करेगी हमारे कैपिटल गुड्स सेक्टर को, ताकि भारत का जो टारगेट है कि वर्ष 2025 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए और $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाए, उसमें ये मदद करेगी। ये कई सारी चीज़ों में देख रेख करेगी कि हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, हमारा मदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या है, इसके अलावा हमारी क्या क्या स्किल ट्रेनिंग ज़रूरत है, हमें क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमें अडॉप्ट करने हैं, ताकि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अवार्ड्स की ओर। 40वां सवाल, इनमें से किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज ई केरला। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने केरला टूरिज्म को नवाजा है विद द हाईली कमेंडेड अवार्ड। तो केरला टूरिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया था उनकी रिमार्केबल एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो प्रमोट कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, उसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है, और उन्हें ये दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शंस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां सवाल, इनमें से कौन से वित्त वर्ष 20 में सबसे उदार भारतीय के रूप में उभरा है और परोपकार की सूची में सबसे ऊपर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई अजीम प्रेम जी। तो IT मेजर विप्रो के अजीम प्रेम जी हैज टॉप्ड द लिस्ट एज द मोस्ट जनरस इंडियन इन फाइनेंशियल 2020 एंड हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ फिलांथ्रोफी, और उन्होंने इस वर्ष डोनेट किए हैं 7,904 करोड़ रुपीज़, दैट कम्स टू 22 करोड़ रुपीज़ पर डे। इसके अलावा वर्ष 2019 में उन्होंने वर्ष 2019 के कंपैरिजन में उन्होंने 1,645 टाइम्स ज़्यादा डोनेट किए हैं, और दूसरे नंबर पर है शिव नादर, जिन्होंने
795 करोड़ रुपए निवेश डोनेट किए हैं। और तीसरे नंबर पर है भारत के रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी जिन्होंने 458 करोड़ रुपए निवेश डोनेट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42nd क्वेश्चन, 2019 में जल सुरक्षा और प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होने के लिए इनमें से किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी तमिलनाडु। तमिलनाडु को बेस्ट ईयर अवार्ड मिला है फॉर वाटर मैनेजमेंट इन द ईयर 2019 और उन्हें ये अवार्ड दिया गया है बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। इनके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये अवार्ड्स दिया जाता है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये अवार्ड जीता है मिजोरम ने। चलिए अब बढ़ते हैं टू एमओयूज एंड पार्टनरशिप्स। 43rd क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में यूपीआई भुगतान सेवा के लिए 5 बैंकों के साथ भागीदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी व्हाट्सएप। हाल ही में व्हाट्सएप ने 5 इंडियन बैंक्स के साथ भागीदारी की है जिसमें शामिल है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। तो आप जानते हैं कि हाल ही में एनपीसीआई से परमिशन मिल गई है व्हाट्सएप को कि अब वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 5 बैंक्स के साथ भागीदारी की है। इसमें सिर्फ यूपीआई इंटरफेस होना जरूरी है। अगर आपका बैंक यूपीआई सपोर्ट करता है तो आप व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते 44th क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी ने हाइड्रोजन वैल्यू चेन पर इटली के स्नाम के साथ समझौता किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी ग्रीनको। हाल ही में 6 नवंबर 2020 को स्नाम जो कि एक इटालियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद ग्रीनको जो एक रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भारत में जिसके तहत वो हाइड्रोजन वैल्यू चेन डेवलप करेंगे भारत में। तो इस अग्रीमेंट के दौरान ये जो दोनों देश है ये कोलैबोरेट करेंगे ऑन स्टडी ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट मेथड्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां सवाल, इसमें से किस बीमा कंपनी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस की पेशकश की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की है स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस की इन एसोसिएशन में भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस और इसके हिसाब से जो कंपनी है ये ऑफर करेगी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज चाहे वो व्हीकल को हो चाहे ड्यू टू एक्सीडेंट, थेफ्ट, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। और इसके अलावा वो कॉम्पनसेट करेगी अगर कोई भी इंजरी या डैमेज हुआ किसी और व्यक्ति को या फिर प्रॉपर्टी को ड्यू टू द कार एक्सीडेंट। तो इसमें कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा वो कार का इंश्योरेंस इमीडिएटली सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से 5 मिनट में निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्री इंस्पेक्शन ऑफ द कार की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जब वो रिन्यू करेंगे अपनी पॉलिसी तो कई सारी एड ऑन फैसिलिटी भी उन्हें मिल जाएगी एट अ मिनिमम एडिशनल कॉस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने डूश बैंक के पोस्ट बैंक सिस्टम्स के 100% शेयर हासिल किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी टीसीएस। भारत की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म जिसका नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 10 नवंबर को ये घोषणा की है कि वो अक्वायर करेंगे 100% शेयर्स ऑफ द पोस्ट बैंक सिस्टम्स एजी यानी कि पीबीएस फ्रॉम डूश बैंक एजी। तो पीबीएस एक इंटरनल आईटी प्रोवाइडर रहा है फॉर पोस्ट बैंक एजी जो कि एक सब्सिडियरी है ऑफ डॉश बैंक जो कि केटर करता है टू दी जर्मन रिटेल बैंकिंग मार्केट और इससे जो 1500 एम्प्लॉयज हैं इनके वो चले जाएंगे टू टीसीएस। चलिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शंस की ओर। 47वां सवाल, बैडमिंटन में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज डी डैनियल
मेडवेडेव, तो रशिया के डैनियल मेडवेडेव ने जीता है पेरिस मास्टर 2020 का टाइटल और इसके लिए उन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। और इसके साथ ये चौथे रशियन बने हैं जिन्होंने ये रोलेक्स पेरिस मास्टर टाइटल जीता है। चलिए बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। 48वां सवाल, इनमें से किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज ए ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवास को हराया है और इसके साथ साथ उन्होंने जीता है विमेंस T20 चैलेंज टाइटल और ये मैचेस हुए थे इन शारजा फ्रॉम 4th to 9th नवंबर। और इसमें ट्रेल ब्लेजर्स की मदद की है स्मृति मांदना ने। मैं आपको बता देती हूँ ये जो वुमेन्स T20 चैलेंज है ये इसका तीसरा एडिशन है। ये सबसे पहला एडिशन वर्ष 2018 में खेला गया था। चलिए बढ़ते 49th क्वेश्चन की तरफ। 49th क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 में फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके अपना कौन सा खिताब जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज डी 5th टाइटल। तो मुंबई इंडियंस ने अपना 5वां टाइटल जीता है इन दी IPL 2020 फाइनल दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। तो ये जो ड्रीम हमने आपको बताई दिया कि जो ड्रीम 11 IPL 2020 है इसमें मुंबई इंडियंस ने अपना 5वां टाइटल जीता है और इसके लिए उन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को और ये IPL का 13वां एडिशन है और ये मैच खेला गया था एट दी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। चलिए बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां सवाल, वीहाई चीन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 का खिताब इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए चेंगमिंग। तो दुनिया की नंबर 1 चेंगमिंग ने हराया है अपनी चाइनीज कंपैट्रियट को जिसका नाम है सुन यिंगशा और इसके साथ साथ उन्होंने ये टाइटल जीता है ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विमेंस वर्ल्ड कप टेबल टेनिस जो कि हुआ था इन वेले चाइना और ये ITTF का विमेंस वर्ल्ड कप का 24वां एडिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका मेडन इंटरनेशनल टाइटल है, मेडन ITTF का टाइटल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑर्बिचुअरीज की ओर। 51वां सवाल, सुदर्शन रतन का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज ई फिल्म मेकर। फिल्म निर्माता थे सुदर्शन रतन जिनका हाल ही में निधन हुआ है ड्यू टू कोविड-19 और वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे अपने 1986 रिलीज मूवी के लिए जिसका नाम है मानव हत्या, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया था माधुरी दीक्षित को। इसके अलावा उन्होंने 1996 की जो एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है हाहाकार, उसे उन्होंने खुद ही लिखा है, डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी किया है। चलिए बढ़ते 52वें क्वेश्चन की तरफ। 52वां सवाल, आसिफ बसरा का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज ए बॉलीवुड एक्टर। तो बॉलीवुड अभिनेता थे आसिफ बसरा जिनका हाल ही में निधन हुआ है बाय सुसाइड और वो लास्ट देखे गए थे थ्रिलर सीरीज पाताल लोक में। इसके अलावा उन्होंने कई सारी मूवीज में काम किया है जैसे 1993 बेस्ड मूवी जिसका नाम है ब्लैक फ्राइडे, 2002 गुजरात राइस बेस्ड मूवी जिसका नाम है परजानियो और काई पोचे में वो देखे गए थे। चलिए बढ़ते 53rd क्वेश्चन की तरफ। 53rd क्वेश्चन, संचामन लिंबू का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए आंसर इज डी सिक्किम। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिंबू का हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 73 और इसके अलावा वो सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे फ्रॉम 17 जून 1994 टू 12 दिसंबर 1994 और वो थे फ्रॉम सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे और इसकी घोषणा की थी हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन सितंबर 2014। 8 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। 9 नवंबर को मनाते हैं हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे और उत्तराखंड डे। तो उत्तराखंड तो हम जानते ही हैं कि यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाने जाते थे और इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ष 2000 में, यानी कि 9 नवंबर 2000
को बनाया गया था एक नया राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 2002, और इस वर्ष का उनका थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। 11 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और ये मनाया जा रहा है टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, और ये मनाया जा रहा है इन द ईयर 1947, जब पहली और आखिरी बार जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो को विजिट किया था। और 13 नवंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर नेशनल आयुर्वेदा डे, ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 2016। और वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है 13 नवंबर को, और ये मनाया जा रहा है इन द ईयर 1980 सिंस द ईयर 1988, और इस वर्ष का उनका थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस पावर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी सजेशंस हो, कोई कंप्लेंट्स हो, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।